तो कल हमने इंटरेक्टिव मोड देख लिया था ना। तो इंटरेक्टिव मोड में सबने प्रैक्टिस कर लिया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को पीछे? और जो जो गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है आज आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना, आज की भी और पहले वाली क्लास की भी। आज हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ। स्क्रिप्ट मोड। तो कल हमने इंटरेक्टिव मोड में काम किया था, और इंटरेक्टिव मोड में मैंने बताया था कि जो भी आप काम करते हो वो सेव नहीं होता, है ना, वो बस प्रैक्टिस करने के लिए था। और उसमें केवल सिंगल लाइन का ही कोड आप लिख सकते हो। आप चाहो कि एक साथ मैं मल्टीपल लाइन का एक कंप्लीट प्रोग्राम बना लूं तो वो पॉसिबल नहीं है ना। अब स्क्रिप्ट मोड में आप मल्टीपल लाइन का प्रोग्राम एक साथ बना सकते हो, और इसमें आप सेव करके रख भी सकते हो, है ना। अब स्क्रिप्ट मोड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली आपको यूज करना नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए है। इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ना पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, और सिंपल सा नोटपैड ओपन करके और आपको एक पाइथन का प्रोग्राम बनाना है और उसको सीएमडी के थ्रू रन करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उसका आंसर है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड का यूज करके हम बिना कोई सॉफ्टवेयर ओपन किए, कल हमने आइडल वाला सॉफ्टवेयर पे काम किया था ना इंटरेक्टिव मोड के लिए, यहाँ पे हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करेंगे, सिंपल सा हम नोटपैड ओपन करेंगे, और नोटपैड हर सिस्टम में होता ही है। तो नोटपैड ओपन करके हम छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे और उसको सेव करके और सीएमडी के थ्रू रन करेंगे, है ना। तो इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि आपको पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना, सिंपल सा नोटपैड पे प्रोग्राम बना के और आपको पाइथन का प्रोग्राम रन करके दिखाना है। एक्चुअली में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो जब वो सिस्टम टेस्ट पे आपको बैठाएंगे, अलग अलग कुछ प्रोग्राम्स देंगे बनाने के लिए, तो आपको ना पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर वो नहीं देंगे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो जब आप लोग इंटरव्यू पे जाओगे ना, और जब आप लोग का सिस्टम टेस्ट होगा पाइथन में, तो वो जब सिस्टम देते हैं ना, एक तो नेट हटा देंगे, कोई गूगल काम नहीं करेगा ताकि आप चीटिंग ना कर पाओ, और कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, ना आइडल, ना जुपिटर, ना पाइचार्म, ना स्पाइडर, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वो नहीं देंगे, है ना, हटा देंगे वो। और सिंपल सा आपको नोटपैड पे प्रोग्राम बना के और आपको रन करना है। आ रही बात समझ? क्योंकि नोटपैड में जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो कोई भी हेल्प नहीं मिलता, है ना। तो उससे उनको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस है या नहीं है। आ रही बात समझ? तो इसलिए आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज समझना है कि नोटपैड ओपन करके हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और कैसे रन करेंगे। तो स्टेप देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, नोटपैड ओपन करूंगा, और नोटपैड ओपन करके वही मैं छोटा सा 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, जो कल बताया था। अब यहाँ पे एडवांटेज ये है कि मैं एक साथ मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकता हूँ, और किसी लाइन में कहीं गलती हो गई तो मैं यहाँ पे सही भी कर सकता हूँ। कल तो हम सही नहीं कर पा रहे थे। तो सेम वही मैंने 2 नंबर लिया, और दोनों नंबर को मेरे को ऐड करने का छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो ये लाइन आप लोग को कल भी मैंने बताया था। यस सर। तो ये नोट डाउन कर लो। तो ये मैंने 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया नोटपैड पे, नोट कर लो। पीछे दिखाई दे रहा है ना सबको? तो नोट कर लेना कि नोटपैड ओपन करके आपको ये प्रोग्राम बनाना है।
हो गया। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करते समय आपको ध्यान देना है, कल मैंने आप लोगों को एक्सटेंशन बताया था कि पाइथन में जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और उसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन क्या होता है, .py। तो आपको सेव करते समय यहाँ पे एक्सटेंशन देना होगा। तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा। सेव ऑप्शन के लिए शॉर्टकट आपको पता ही है, Ctrl+S होता है। और मैं यहाँ पे सेव करूंगा और मैं डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ। डेस्कटॉप चूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल का नाम देते समय यहाँ ऑल फाइल्स ले लूंगा। अगर ऑल फाइल्स नहीं लोगे ना तो फिर वो टेक्स्ट की फाइल बन जाएगी और फिर वो काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और कोई भी आप फाइल का नाम देना और एक्सटेंशन .py दे देना, ठीक है। तो एक्सटेंशन देना यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर एक्सटेंशन नहीं दोगे तो वो नोटपैड की फाइल बन जाएगी, टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, और टेक्स्ट फाइल में आपका पाइथन का कोड रन नहीं करेगा। इतना समझ में आया सबको? नोट कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो पीछे। तो सेव करते समय आपको फाइल का कोई भी नाम देना है और एक्सटेंशन क्या देना है, .py। तो इस तरह से हमने पाइथन का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया, सिंपल सा नोटपैड ओपन किया और हमने प्रोग्राम बना के डेस्कटॉप पे क्या किया, सेव कर दिया। अब मेरे को इसको CMD के थ्रू रन करना है। यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब आपको इस फाइल को बंद कर देना है। फाइल को बंद करने के बाद आपको क्या करना है, CMD पे जाना है। रन में CMD टाइप करोगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, कल भी बताया था। अब यहाँ पे क्या करोगे, CD करके डेस्कटॉप में जाओगे, क्योंकि हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है ना। आप जिस भी ड्राइव में सेव करोगे उस ड्राइव पे तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड क्या होता है, CD कमांड होता है। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी, है ना। तो CD का यूज करके हम डेस्कटॉप में चले गए। अब यहीं डेस्कटॉप पे हमने फाइल सेव किया था, तो अब मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा पाइथन और स्पेस दोगे। पाइथन लिखने के बाद स्पेस और उस फाइल का नाम जो आपने फाइल सेव किया था। अब जैसे ही आप इंटर करोगे तो जो आपने नोटपैड पे ये प्रोग्राम बनाया था test.py के नाम से, अब आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर उस कोड में कहीं सिंटेक्स एरर होगा तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर दिखा देगा। तो जैसे ही आपने इंटर किया आपका आउटपुट आ गया। तो अब आपको समझ में आया कि पाइथन का प्रोग्राम नोटपैड पे बना के और CMD के थ्रू कैसे रन करते हैं। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई भी पाइथन का सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना और नोटपैड पे प्रोग्राम बना के CMD के थ्रू आपको रन करना। इतना समझ में आ गया सबको? नेट बंद कर देते हैं तो फिर कैसे चलेगा? ऑफलाइन चल रहा है, नेट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ नेट से कोई, पाइथन का प्रोग्राम सारा ऑफलाइन चलता है। हाँ हाँ, कोई नेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। पीछे आ रहा है सबको समझ में? नोट डाउन कर लिया कैसे रन करना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है? पीछे आ रहा है समझ में? कोई डाउट? अब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आप लोग को TVM का आर्किटेक्चर बताया था, याद है? उसमें मैंने बताया था कि जब हम पाइथन का कोड कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा फाइल बनती है .pyc, और वो रैम पे बनती है, हमें दिखता नहीं है। और उस .pyc फाइल में बाइट कोड होता है और उसी बाइट कोड को इंटरप्रेटर रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ना। अब आपसे इंटरव्यू में बोल दिया गया, अभी मैंने पाइथन का प्रोग्राम बनाया और रन किया, तो आपका आउटपुट आ गया।
और डेस्कटॉप पे देखोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा फाइल नहीं बनी ना, वही सोर्स कोड वाली फाइल है। यस सर। है ना, कोई .pyc फाइल नहीं बनी। अब मैं चाहता हूं कि वो .pyc फाइल यहाँ पे सेव हो, मैं उसको देखना चाहता हूं कि वो बाइट कोड कैसे बनाता है ना। तो कल मैंने आप लोगों को परसों ये वाला मैंने इमेज दिखाया था। यस सर। तो बेसिकली हमने सोर्स कोड वाला जब प्रोग्राम रन किया तो सीधे हमारा आउटपुट आ गया। यस सर। अब रियल में अगर देखें तो बीच में आपकी ये वाली फाइल बन रही है जो आपको दिखाई नहीं दी, और ये फाइल रैम पे बनती है और इसी कोड को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपका आउटपुट आता है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल रैम पे बनती है ये मेरा हार्ड डिस्क पे जाके सेव हो जाए, ताकि मैं इस कोड को देखना चाहता हूं कि बाइट कोड वो बनाता कैसे। वैसे बाइट कोड को आप रीड नहीं कर सकते, है ना, आ रही बात समझ, उसको सिस्टम ही रीड करेगा। तो इस बाइट कोड को अगर आपको सेव करने की कहीं जरूरत पड़ गई तो इसके लिए आपको एक कमांड देना होगा, और वो कमांड क्या होता है लिख लो। यही CMD पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, पाइथन -m लिखूंगा। -m का मतलब मॉड्यूल। आगे जब हम अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे ना, मॉड्यूल बनाना सीखेंगे, तो जब हम अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे तो वहां पे ये .pyc फाइल बाय डिफॉल्ट बना के सेव करता है। आ रही बात में, अब क्यों सेव करता है, उसका एडवांटेज क्या है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। आपको ये कमांड देना होगा py_compile, और उसके बाद उस फाइल का नाम, जिस फाइल का आप .pyc फाइल बनाना चाहते हैं। तो ये कमांड है, नोट कर लो। अब जैसे ये कमांड लिख के आप इंटर करोगे तो डेस्कटॉप पे जो फाइल थी test.py, उसका वो .pyc फाइल वहीं डेस्कटॉप पे बना के सेव कर देगा, और आप उस बाइट कोड को देख सकते हैं, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। कमांड समझ में आया कैसे देना है? तो अगर आपसे पूछ लिया इंटरव्यू में कि आपको .pyc फाइल सेव करनी है, उसका कमांड क्या होता है, तो यही कमांड आपको एक लाइन का याद रखना है, पाइथन -m py_compile और फाइल का नाम। अब जैसे ही आप इंटर करोगे आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, और डेस्कटॉप पे जाके देखोगे तो .pyc फाइल बन चुकी होगी जो कि रैम पे बनती थी, है ना। अनीता, यहां तक समझ में आया? यस सर। पीछे कोई डाउट है यहाँ तक? कमांड समझ में आ गया सबको? अब जैसे मैं इंटर करूंगा, अब डेस्कटॉप पे आप जाके देखोगे तो देखो ये एक फोल्डर बन गया, और इस फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो देखो .pyc फाइल बन गई। इसका अगर आप एक्सटेंशन देखना चाहो तो ये देखो, देखा .pyc। यस सर। और अगर इसके कोड को आप देखना चाहो तो देख तो सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो इसको मैंने ओपन विथ नोटपैड किया, तो ये बाइट कोड है जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। ये कोड केवल सिस्टम ही समझ सकता है, यूजर नहीं समझ सकता। क्लियर हुआ सबको? तो रियल में अगर हम देखें तो इंटरप्रेटर इसी कोड को रीड करता है, सोर्स कोड को कभी भी रीड नहीं करता। समझ में आया सबको? तो इस तरह से अगर आपको कहीं जरूरत पड़ गई कि बाइट कोड वाली फाइल को अगर आपको सेव करना है तो ये वाला कमांड देके आप सेव करके देख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड आप लोगों को सबसे क्लियर हो गया कि कैसे कैसे काम करना है, और एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। तो इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड दोनों मोड आपको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे काम करना होता है। तो कल मैंने बताया था कि जो इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड है ये बस आपको नॉलेज के लिए है,
काम इस पे करना नहीं है, काम जो करना है अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पे काम करना है। तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू वर्क विथ आइडल मोड। तो मेन हमें काम जो करना है वो आइडल मोड पे करना है, ठीक है। अब जब हम आइडल मोड में काम करना सीखेंगे तो इसके कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद रखना होगा। तो कुछ शॉर्टकट कीज लिख लो। तो अगर आपको आइडल में एक नई फाइल बनानी है तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। ये 3 शॉर्टकट की आपको याद रखना है। आइडल में नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N, सेव करने के लिए Ctrl+S और प्रोग्राम को रन करने के लिए फंक्शन की होता है तो उसको F5 की प्रेस करके फिर आप कोड को रन करोगे। तीनों शॉर्टकट की क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हमने नोट डाउन कर लिया। तो जब जब आप आइडल पे काम करोगे तो यही तीनों शॉर्टकट की बार बार हमें यूज करना होगा। तो अब हम आइडल पे प्रोग्राम बनाना सीखें। तो मेन आप सारा काम आप किस पे करना है आपको? आइडल पे। आइडल सॉफ्टवेयर। तो अब आइडल पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, रन में जाना है और जैसे ही यहाँ पे IDLE टाइप करोगे तो इस तरह का आपको आइकॉन दिख जाएगा, है ना। और इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका आइडल का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा, है ना। और आपको जब भी प्रोग्राम बनाना होगा तो यहाँ पे न्यू फाइल लेना मस्ट है। यहाँ पे प्रोग्राम नहीं बनाना आपको, है ना। तो जब भी आपको आइडल पे प्रोग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे न्यू फाइल करना है, या शॉर्टकट Ctrl+N दिया हुआ है। तो जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे या Ctrl+N प्रेस करोगे तुरंत इसके ऊपर एक नया विंडो आएगा और वहीं पे आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया आपका एक नोटपैड की तरह एक नया विंडो ओपन हुआ और यहीं पे आपको प्रोग्राम बनाना है। इस एडिटर का एडवांटेज ये है कि इसमें कलर कॉम्बिनेशन होगा, जैसे जैसे कोड लिखोगे कलर चेंज होगा और कलर देख के ही आप समझ सकते हो कि कहाँ पे आपने सिंटेक्स में गलती की है। नोटपैड में कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो अब मैंने यहीं पे सेम वही प्रोग्राम बनाया। नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे प्रिंट का कलर चेंज हो गया ना, पर्पल हो गया। कलर चेंज होता रहेगा, कोई कमेंट बनाओगे मैसेज बनाओगे उसका कलर ग्रीन आता है। तो कलर देख के भी आप समझ सकते हो कि कहाँ पे आपने सिंटेक्स सही लिखा है कहाँ पे गलत लिखा है। तो सेम वही 2 नंबर को मैंने ऐड करने का प्रोग्राम बनाया आइडल पे। नोट कर लो। अब इस फाइल को सेव करते समय आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन अपने आप .py ले लेता है, बस आपको फाइल का नाम देना है। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट मैंने अभी बताया, Ctrl+S प्रेस करोगे और जैसे ही Ctrl+S प्रेस करोगे या फाइल पे जाके सेव पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकेशन मांगेगा तो कोई भी लोकेशन ले लेना, मान लो मैंने डेस्कटॉप ले लिया और यहाँ पे सीधे मैंने फाइल का नाम दे दिया
एक्सटेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन अपने आप .py ले लेगा। तो आइडल पे प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है, सबको क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा। तो F5 आप प्रेस करो या रन में जाके यहाँ पे रन मॉड्यूल कर दो। तो यहाँ पे भी शॉर्टकट लिखा है, तो या तो आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करो या F5 प्रेस करो, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इसको हम इनपुट का विंडो बोलते हैं और ये आपका आउटपुट का विंडो होता है। तो आइडल में आपका इनपुट और आउटपुट दोनों विंडो अलग अलग आता है। इतना समझ में आ गया सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लो। तो एक सिंपल सा आइडल पे प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे रन करते हैं, सबको क्लियर हो गया? जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग को प्रैक्टिस करनी है थोड़ा, है ना? अनीता कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। यह सारा समझ में? यस सर। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? चलो अब आगे लिखो। हाउ टू क्रिएट कमेंट लाइन। अगर आपको पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हैश साइन लगाते हैं, ये वाला साइन। इस साइन को क्या बोलते हैं? हैश साइन, है ना? और अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए 3 बार सिंगल कोट यूज करोगे, 3 बार, स्टार्टिंग में और लास्ट में। और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोट। क्या बोलेंगे? 3 बार सिंगल कोट स्टार्टिंग में और 3 बार सिंगल कोट लास्ट में। ठीक है? तो अगर आपको पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो हैश लगाओगे और मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो ट्रिपल कोट लगाओगे, है ना? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कमेंट लाइन हम बनाते क्यों हैं, है ना? अब एक बात आप लोग लिख लेना कि पाइथन में प्रोग्राम में किसी भी लाइन को अगर आपने कमेंट लाइन बना दिया तो उस लाइन को सिस्टम रीड नहीं करेगा, उस लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। उस लाइन को यूजर तो रीड कर सकता है, सिस्टम रीड नहीं करेगा। देखो अब मैंने क्या किया, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया था ना, मैं थर्ड वाले लाइन को कमेंट बना देता हूं। तो जैसे ही मैंने इसके आगे हैच लगाया आपका कलर रेड हो जाएगा। रेड हो गया कलर। अब इस लाइन को इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सिंटेक्स एरर आएगा। आप यहाँ पे सी वेरिएबल को डिस्प्ले करना चाह रहे हो और सी वेरिएबल तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये वाला लाइन कमेंट हो गया। तो अब देखो आउटपुट में एरर आएगा, सीधे सीधे बता रहा है कि जो आप सी डिस्प्ले कर रहे हो वो डिफाइन नहीं है। बात समझ में आई? तो किसी भी लाइन को अगर आप कमेंट बना देते हो तो उस लाइन को सिस्टम रीड नहीं करता। यूजर तो रीड कर सकता है, सिस्टम रीड नहीं करेगा। अगर मान लो आपको तीनों लाइन को कमेंट बनाना है तो बार बार हैश तो नहीं लगाओगे। तो अगर आपको तीनों लाइन को कमेंट बनाना है तो मैं इसमें स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगा दूंगा और लास्ट में ट्रिपल कोट लगा दूंगा। और जब आप मल्टीपल लाइन को कमेंट बनाते हो तो कलर ग्रीन हो जाएगा, याद रखना। सिंगल लाइन में रेड
और मल्टीपल लाइन में ग्रीन। अब अगेन मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो फिर सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि अब इन तीनों लाइन को वो रीड नहीं कर रहा। तो कमेंट लाइन का मतलब समझ में आया आपको? तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो हैच लगाओगे, और मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो क्या लगाओगे? ट्रिपल कोट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हम कमेंट लाइन बनाते क्यों हैं? इतना समझ में आ गया सबको? तो जब भी आप इंडस्ट्री में जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे तो आपको कमेंट्स देना मैंडेटरी होता है। अब कमेंट्स हम देते क्यों हैं, ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने ये प्रोग्राम बनाया है 2 नंबर को ऐड करने का। अब मैंने बनाया है तो मेरे को तो पता है, लेकिन जब इस प्रोग्राम को जब आप रीड करोगे, एक एक लाइन जब रीड नहीं करोगे जब तक, तब तक आपको पता लगेगा कि 2 नंबर को ये ऐड कर रहा है। अभी तो ये प्रोग्राम छोटा सा है। अगर अभी मैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दूं और प्रोजेक्ट को मैंने बनाया तो मेरे को तो पता है कि ये प्रोजेक्ट करेगा क्या, लेकिन जब आप उसी कोड को जब आप रीड करोगे तो जब तक आप एक एक लाइन अच्छे से रीड नहीं करोगे तब तक आप बता पाओगे कि ये प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी क्या है। अब यहीं पे अगर मैं स्टार्टिंग में ही कमेंट लाइन लिख दूं, एडिशन ऑफ 2 नंबर, अब कोई भी अनदर यूजर मेरे इस प्रोग्राम को देख के समझ जाएगा कि ये 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। तो जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है ना, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना होता, हमें ये समझ के बनाना है कि कोई भी अगर अनदर डेवलपर प्रोग्रामर अगर मेरे कोड को रीड करे तो देखते ही समझ जाए कि उसमें काम क्या होगा। ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये कमेंट लिख दिया, अब इस कमेंट लाइन का आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और यूजर समझ भी जाएगा कि ये जो हमने कोड लिखा है वो क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा। अब यहीं पे मेरे को 2 नंबर को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो यहीं पे मैं कमेंट लिखता चलूंगा। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि कोई भी अनदर यूजर जब मेरे इस प्रोग्राम के कोड को रीड करेगा तो तुरंत समझ जाएगा इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, बिना किसी कोड को रीड किए। तो अब आप लोगों को एडवांटेज समझ में आ गया कि कमेंट लाइन हम देते क्यों हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ऐसे ऐसे हम बीच बीच में कमेंट देके सारा प्रोग्राम बनाएंगे। सर ट्रिपल मल्टीपल लाइन क्यों होता है, मल्टीपल लाइन कमेंट? इस तरह से हमने सिंपल सा कैलकुलेटर का एक हमने प्रोग्राम भी बना लिया, कमेंट लाइन भी दे दी। सबको आ रहा है समझ में यहाँ तक? अब जब मैं रन करूंगा तो उसी 2 नंबर को वो ऐड भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, और जो जो मैंने कमेंट लाइन लिखा है उसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये देखो, कमेंट लाइन देने का एडवांटेज सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नोट कर लो एक बार इसको सारा। तो आगे चल के जितने भी आप प्रोग्राम बनाओगे बीच बीच में आपको कमेंट लाइन देना मैंडेटरी। अनीता यहाँ तक समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो, सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो सिंगल लाइन कमेंट बनाओ, मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना है तो मल्टीपल लाइन बनाओ, और उस कमेंट लाइन को मल्टीपल लाइन कमेंट सिस्टम रीड नहीं करे। अब तो रिजल्ट नहीं है, और अभी कोई भी अरे पहले इसको बना दिया था ना मैंने, अब इसको थोड़ा बनाया मैंने।
सर वो 3 कॉमा लगाए थे तो हटा तो दिया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले आपने सिर्फ वो लगाया था, कोई ऐसा हेडिंग नहीं लिखी थी, इसलिए रिजल्ट नहीं आया था। और अभी मतलब कुछ भी लिख देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। समझ में नहीं आया जैसे क्या कह रहे हैशटैग लगा के एडिशन की जगह डाटा लिख दो तो भी रिजल्ट आ जाएगा। हो। अरे नहीं, फंक्शनैलिटी तो इसके वजह से काम कर रहा है, इसकी वजह से आपका आउटपुट आ रहा है ना। जो लॉजिक लिखोगे आप 2 नंबर को ऐड कर रहा है तो ऐड ही तो आएगा यहाँ पे। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स की जगह कुछ भी लिख देंगे तो अरे वो तो कमेंट है, मैसेज है, कुछ भी लिखो आपको, वो मेरे को दूसरे यूजर को बताना है कि ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है। आई बात है में? हाँ जी, किसी भी लाइन को अगर आपको कमेंट बनाना है ना, हाँ तो यही तो लिखना था मेरे को कमेंट। अरे नहीं, ये आप कमेंट लाइन लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है, ये मैंने कमेंट इसलिए लिखा ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो प्रोग्राम है ना वो 2 नंबर को ऐड कर रहा है। आपको ये तीनों लाइन आपको रीड ना करना पड़े, आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि ये जो कोड लिखा है वो 2 नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हो ताकि अनदर यूजर को समझ में आ जाए कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। और किसी को कोई डाउट है? सर हाँ, मल्टीपल लाइन कमेंट क्यों यूज करते हैं, उसका यूजेस क्या है? अब ऐसे भी कर सकते हो, आपको पहले ये नोट कर लो, फिर मैं मल्टीपल लाइन भी बता देता हूँ। ओके सर। ये नोट कर लो सब लोग। और तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कमेंट लाइन में? कमेंट लाइन के बारे में बस यही समझना है कि वो सिस्टम रीड नहीं करेगा, बस यूजर के लिए होता है। सर तो इसको हम क्या होता है मल्टीपल में भी तो दे सकते थे, एक जगह ही सारे कमेंट दे दें। हाँ हाँ, वही अब देने वाला हूँ दूसरा, ये लिख लो पहले। सबका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये सारा कमेंट ना आप एक साथ दे दो। अब जब आप एक साथ दे दोगे सारा कमेंट तो अब इसके लिए हैश लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल कोट। आप सीधे यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट लगा दो और लास्ट में ट्रिपल कोट लगा दो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये देखो आउटपुट सेम आ रहा है। तो आप चाहो तो सिंगल लाइन कमेंट बनाओ, चाहो तो मल्टीपल लाइन कमेंट बनाओ। तो मल्टीपल लाइन कमेंट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट और लास्ट में ट्रिपल कोट लगाना हो। अब आ गया समझ में सबको? तो अगर आपको मोर देन 1 लाइन को कमेंट लाइन बनाना है तो वहां पे आपको ट्रिपल कोट लगाना होगा। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो कमेंट लाइन क्यों बनाते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? यस सर।
यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो। तो जैसे मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसको एक ही रो में लिखते हुए चले जाएंगे ना फुल स्टॉप लगा के, तो भी तो ले लेगा। तो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीछे कोई डाउट है किसी को? चलो आगे नोट करो फिर। पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है, आपको याद रखना है कि जो प्रिंट फंक्शन है ये मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले तो करता ही करता है, साथ साथ न्यू लाइन का भी काम करता है। अभी मैंने यहाँ पे 2 बार प्रिंट फंक्शन यूज किया है। अब जब मैं रन करूंगा ना तो दोनों आउटपुट अलग अलग लाइन में आएगा, ये देखो। जबकि बाकी लैंग्वेज में C++ में न्यू लाइन के लिए \n लगाना पड़ता था, तो पाइथन में हमें प्रिंट में \n लगाने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो लगा के देता है। उसी वजह से आपका दोनों आउटपुट अलग अलग लाइन में आया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों आउटपुट मेरे को सेम लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में। तो ऐसा करें, कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो ये चीज नोट कर लेना कि जो पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन का काम करता है, आपको \n लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा दोनों आउटपुट सेम लाइन में आना चाहिए था, जबकि आपका आउटपुट अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दोनों आउटपुट है वो सेम लाइन में आए, तो ऐसा करने के लिए आपको प्रिंट के अंदर एक इंड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होता है ना, और इस इंड के अंदर आप स्पेस दे दोगे। अब ये इंड जो प्रॉपर्टी है ये क्या कर रहा है? कर्सर को सेम रो में होल्ड करके रखेगा। अब आपका आउटपुट सेम रो में आ रहा है, ये देखो। पहले आपका आउटपुट अलग अलग लाइन में आ रहा था, अब इंड लगाने से सेम रो में आ रहा है। अगर आपने गैप नहीं दिया ये तो एक साथ आ जाएगा। सेपरेटर है ना, कि कैसे सेपरेट करना है। आप यहाँ पे डैश दे दिए तो दोनों के बीच में डैश आ जाएगा। सेपरेटर है, आप स्पेस देना चाहो, कॉमा देना चाहो, डॉट देना चाहो, कुछ भी दे सकते हो। तो जो दोगे वही सेपरेट करेगा। ये समझ में आया सबको? नहीं आया? तो ये चीज याद रखना है आपको कि जो प्रिंट फंक्शन होता है वो न्यू लाइन का काम करता है, और अगर आपको सारा आउटपुट सेम लाइन में चाहिए तो उसके लिए इंड नाम का एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी यूज करना होगा। नोट कर लो। सर जो इंड इक्वल टू सिंगल कोट यूज किया है ये हाँ जी। सेपरेटर का काम करता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर जो आप दे दोगे वही लेगा। स्पेस दे सकते हो, डैश दे दो, कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर अगर आपने कॉमा दे दिया तो बीच में कॉमा आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। तो आइडल पे प्रोग्राम बनाना, रन करना सबको आ रहा है समझ में, कैसे कैसे करना है? पीछे कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो।
पाइथन में ये एक एक्स्ट्रा फीचर है मल्टीपल असाइनमेंट का, जो C++ और जावा में नहीं होता, और ये फीचर कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। तो जो काम आप C++ जावा में मल्टीपल लाइन में करोगे, वो आप पाइथन में मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके सिंगल लाइन में कर सकते हो। तो बेसिकली जो मल्टीपल असाइनमेंट फीचर है ये आपको पाइथन में नया मिलेगा, जो बाकी लैंग्वेज में नहीं होता, और ये बेसिकली कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है। अब ये मल्टीपल असाइनमेंट फीचर काम कैसे करता है, ध्यान से देखो। मान लो मैंने ए में 10 दे दिया, ठीक है, और बी में 20.5 दे दिया। ए का अगर मैं टाइप निकालूंगा तो क्या आएगा, और बी का फ्लोट। Float. ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, बी में मैंने 20.5 स्टोर कर दिया, और सी में 30 स्टोर कर दिया। अभी मैंने 3 लाइन का कोड लिखा है। अब यही 3 लाइन का कोड मैं मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके एक लाइन में कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 10 कॉमा 20.5 कॉमा 30। ए में अपने आप 10 चला गया, बी में अपने आप 20.5 चला गया, सी में अपने आप 30 चला गया। तो जो काम हमने 3 लाइन में किया वो काम हमारा एक लाइन में आ गया। तो जितने कम से कम लाइन का कोड होगा उतने ही प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कम होगी, और उतना ही एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो काम आप 3 लाइन में आपने किया वो काम आपका एक लाइन में हो गया। तो ये जो सिंटैक्स मैंने लिखा है ये सिंटैक्स C++ जावा में चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कॉपी कर रहा है। ए में पहले 10 कॉपी किया, फिर बी में 20.5 कॉपी किया, फिर 30 सी में कॉपी किया। कोई डाउट है किसी को? तो ये सी का है, ऊपर वाला वो पाइथन का है नीचे का। ये पाइथन में चलेगा जो सेम लाइन। हाँ जी, हाँ जी, दोनों सी और जावा। हाँ जी, पाइथन में भी कर सकते हो। अच्छा। हाँ, कर तो पाइथन में ही रहे ना ये, लेकिन ये 3 लाइन वाला काम हम ये वाला करेंगे, ये नहीं करेंगे, इसमें प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली आपको पाइथन में कोड ऑप्टिमाइजेशन वाली जो टेक्निक है वो साथ साथ सीखना है। तो जितने कम से कम लाइन का कोड होगा उतना ही आपकी कोड की परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी। यहाँ तक सबको समझ में आया? नोट डाउन कर लिया सबने? कोई डाउट है? अब आप ऐसे भी कर सकते हो, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 10, तो तीनों वेरिएबल में 10 चला गया। तो अगर आपको अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू देनी हो या अलग अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू देनी हो, आप मल्टीपल असाइनमेंट फीचर का यूज करके एक लाइन में आप ऐसा कर सकते हो। तो ये भी नोट कर लेना, तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू चला गया। तो मल्टीपल असाइनमेंट हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। सबको समझ में आया? तो बेसिकली ये कोड को क्या कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर रहा है। 3 लाइन वाला काम हमारा एक लाइन में हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो
तो ये वाला क्वेश्चन सब में पूछा जाता है, चाहे वो C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन सब में। तो क्वेश्चन क्या है समझ लो। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? Yes, sir. हो गया? तो क्वेश्चन देखो इंटरव्यू में क्या है। क्रिएटिंग स्वैपिंग प्रोग्राम, यूजिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। आपको 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम बनाना है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज द 2 नंबर। तो मान लो आपने ए में 10 ले लिया और बी में 20 ले लिया। अब आपको ऐसा लॉजिक बनाना है कि जब मैं ए को डिस्प्ले करूं तो आउटपुट में 20 आए, और जब मैं बी को डिस्प्ले करूं तो 10 आए, नंबर क्या हो, स्वैप हो जाए। तो ये लॉजिक अभी जो मैं लगाने जा रहा हूं ये ओनली पाइथन में पॉसिबल है, C++ में पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल असाइनमेंट फीचर होने की वजह से पाइथन में जो लॉजिक मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इजी हो गया। A, B इक्वल टू B, A, इतना इजी लॉजिक है। B वाली वैल्यू अपने आप A में चली जाएगी और A वाली वैल्यू B में चली जाएगी। तो ये लॉजिक आप C में नहीं लगा सकते। तो C में हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ता था, 3 लाइन का। आ रही बात है में, क्योंकि C++, जावा में मल्टीपल असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। अब इसके बाद आप जब डिस्प्ले कराओगे A को, तो A की वैल्यू 20 आएगी और B की वैल्यू 10 आएगी। तो स्वैपिंग का लॉजिक सबको समझ में आया? ये देखो दोनों नंबर स्वैप हो गया ना। B वाली वैल्यू A में चली गई और A वाली वैल्यू B में चली गई। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट फीचर होने की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब इंटरव्यू में स्वैपिंग का जो प्रोग्राम है 2 तरह से बनाने के लिए पूछते हैं। एक में थर्ड वेरिएबल यूज करना है और एक में थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। तो अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, लॉजिक बनाया है, इसमें मैंने कोई भी थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया ना। अभी इसी को मैं थर्ड वेरिएबल यूज करके भी हम लॉजिक बनाएंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब साथ साथ आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन भी सीखना है। अभी मैंने जो 2 बार प्रिंट यूज किया है ना, मेरे को एक ही प्रिंट में यूज करना है, 1 लाइन कम करना है ना। तो इसको 1 लाइन और कम कैसे करेंगे? तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको 2 बार प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे \n लगा दूंगा। \n का मतलब न्यू लाइन, और एक ही प्रिंट में आपका काम हो गया, 1 लाइन आपका कम हो गया। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपका कोड क्या हुआ, ऑप्टिमाइज हो गया। तो साथ साथ आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी सीखनी है। तो जो काम हमने 2 बार प्रिंट यूज करके किया था वो हमने सिंगल लाइन में कर लिया। नोट कर लो, \n का मतलब लिख लेना, न्यू लाइन, ठीक है। एक \t भी होता है, तो आपका आउटपुट सेम रो में आएगा और एक हॉरिजॉन्टल गैप आएगा। ये देखो, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो \t भी लगा सकते हो, \n भी लगा सकते हो। तो \n का मतलब न्यू लाइन और \t का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब गैप, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना।
यही सब सिंटेक्स की आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे गैप भी दे सकते हो, तो गैप दे दोगे तो बाद में गैप भी आएगा ना। अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। यस, सारा सामने। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। यस सर। कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? प्रिंट वाली सर, लास्ट वाली। दो बार मैंने प्रिंट यूज किया था ना, उसको मैंने हाँ। सिंगल प्रिंट में यूज कर लिया, कोड ऑप्टिमाइज कर दिया। \n से वो न्यू लाइन आता है। अगर \n ना दे तो आपका आउटपुट सेम एक ही रो में आएगा। ये देखो, ठीक है, आया समझ में? यस सर। और टी अगर हम देते हैं तो हॉरिजॉन्टल गैप आ जाता है, उसी लाइन में गैप हो जाएगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी। \n का मतलब न्यू लाइन और \t का मतलब हॉरिजॉन्टल टैब गैप। लिख लेना। \t का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल टैब गैप। और बाय डिफॉल्ट जो टैब की होता है ना कीबोर्ड में, जब आप टैब की प्रेस करते हो तो बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच जंप करता है, फिक्स होता है उसका साइज 0.5 इंच। तो टैब जो की प्रेस करते हो तो 0.5 इंच का गैप लेता है, याद रखना। और \n का मतलब न्यू लाइन। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। यहाँ तक सबका हो गया? पीछे आ रहा है समझ में सबको? कोई डाउट हो पीछे तो पूछ लो। अब इसी प्रोग्राम को हमें थर्ड वेरिएबल लेके बनाना है, लॉजिक बनाना पड़ेगा, है ना? तो अब अगर मैं थर्ड वेरिएबल लेके बनाऊंगा तो ये सिंगल लाइन में लॉजिक नहीं बनेगा हमारा, 3 लाइन में बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी प्रोग्राम को, स्वैपिंग का प्रोग्राम, मैं थर्ड वेरिएबल लेके बनाऊंगा। तो उसके लिए लॉजिक हमें कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना? C = A, A = B और B = C। आउटपुट वही आएगा, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो नोट कर लो। तो ये मैंने C नाम का एक थर्ड वेरिएबल लिया और थर्ड वेरिएबल लेके हमने 2 नंबर को स्वैप करने का लॉजिक बनाया। अब ये काम कैसे कर रहा है ध्यान से समझना। सबसे पहले हमने A में क्या लिया हुआ है और B में। अब जब ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो A वाली वैल्यू C में कॉपी हो जाएगी। और हमेशा वेरिएबल में वैल्यू जब भी कॉपी होता है राइट टू लेफ्ट, किसी भी लैंग्वेज में लेफ्ट टू राइट वैल्यू कॉपी नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या होगा, C के अंदर A वाली वैल्यू चली जाएगी। तो इसका मतलब अब C के अंदर वैल्यू क्या आ चुका, 10। अब जब ये वाला लाइन चलेगा तो B वाली वैल्यू A में ओवरराइट हो जाएगी। इसका मतलब पहले A में 10 था, अब A में वैल्यू क्या चला गया, 20। यानी कि A की वैल्यू ओवरराइट हो गई, स्वैप हो गई। अब जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो C वाली वैल्यू B में चली जाएगी और C में वैल्यू क्या था, 10 ना। तो अब B में वैल्यू क्या चला गया, तो अब नंबर स्वैप हो गया। तो इस तरह से हमने थर्ड वेरिएबल लेके 2 नंबर को स्वैप करने का लॉजिक बनाया। तो दोनों तरह से आप लोग को लॉजिक क्लियर हो गया कि 2 नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन इंटरव्यू में आपको देते हैं,
यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। तो सर, जो मल्टीपल असाइनमेंट फीचर समझ में आ गया आप लोग को कैसे कैसे काम करता है? सर हाँ प्रिंट यूज करके कैसे लिखेंगे थर्ड वेरिएबल को, कि इसी वेरिएबल में काम, मतलब जो लिखे हैं प्रिंट के बाद इसमें ही काम हो जाएगा? जो क्या कह रहे हो? जो कोडिंग की है सर, थर्ड हाँ वेरिएबल भी अब प्रिंट हो गया है, तो सर इस सेम कोडिंग करेंगे प्रिंट करके, मतलब प्रिंट लिख के? हाँ जी हाँ जी। ओके सर। सर लेकिन सी का तो शो नहीं हो रहा है ना फिर। सी को हमें C का यूज ही नहीं करना। सी तो बस मैंने लॉजिक के लिए लिया है, सी को हम डिस्प्ले थोड़ा ना करेंगे। ओके। हमें बस 2 नंबर को स्वैप करना था, तो उसके लिए लॉजिक बनाने के लिए मेरे को थर्ड वेरिएबल लेना पड़ा। तो आपको सी को डिस्प्ले नहीं करना, सी तो बस लॉजिक बनाने के लिए है। मेन तो आपको ए और बी को ही तो डिस्प्ले करना है ना। यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन सी में क्या रहेगा? है? अगर आप सी को भी डिस्प्ले करोगे तो आउटपुट तो 10 ही आएगा। 10 ही तो है इसमें, लेकिन सी को तो आपको डिस्प्ले करना ही नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्या था, 2 नंबर को स्वैप करना था। तो सी वेरिएबल तो बस मैंने लॉजिक बनाने के लिए किया। जब तक थर्ड वेरिएबल नहीं लोगे, क्वेश्चन ये है कि थर्ड वेरिएबल लेके आपको स्वैप करना है। तो सी जो है बेसिकली लॉजिक बनाने के लिए लिया, सी को आपको डिस्प्ले नहीं करना है। अगर डिस्प्ले भी करोगे तो 10 आएगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। तो इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड और आइडल मोड में कोई अभी तक डाउट है? सर आपने एक क्वेश्चन बोला था कि एक वेरिएबल यूज करेंगे, एक में नहीं करेंगे। अभी तो करके दिखाया। पहले वाले में कहाँ यूज किया था? ए और बी तो यूज किया, और इसमें मैंने सी भी यूज कर लिया। अच्छा। पहले में मैंने 2 ही वेरिएबल यूज किया, ए और बी, और इसमें मैंने थर्ड 3 वेरिएबल। इसमें 3 वेरिएबल यूज कर लिया। थर्ड वेरिएबल सी है। तो अब आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप लोग। तो मंडे आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, है ना। तो 3 दिन में आप लोग अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना, और जब प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो फिर मंडे में छोटे छोटे कुछ असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, है ना। और वो सब असाइनमेंट जब आप कर लोगे तो आपको सिंटेक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। आज ही दे दो, आज ही दे दो। ठीक, यस सर, आज ही दे दो। यस सर, आज 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 देने के लिए पहले मैं कुछ और बता देता हूँ, तभी आप कर पाओगे। तो अभी आज मैं 10 असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, है ना। और वो असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, वो फाइल। और वो सारा असाइनमेंट आप लोग को सॉल्व करके मंडे दिखाना है। और असाइनमेंट बहुत इजी है, छोटे छोटे हैं। अभी दिखाता हूँ कि असाइनमेंट है क्या। पहले कुछ और करके देख लेते हैं। अभी जो मैंने आप लोग को प्रोग्राम बताया था ना, ध्यान से समझना। देखो, अभी मैंने आप लोग को छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना सिखाया, 2 नंबर को ऐड करने का। और ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है ना, ये प्रोग्राम आपका स्टैटिक है, और ऐसा प्रोग्राम हम कभी नहीं बनाते। इस प्रोग्राम को मैं जितनी बार रन करूंगा, हर बार आउटपुट सेम आएगा। जब तक मैं ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, आपका आउटपुट चेंज होगा नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम आपका क्या है? स्टैटिक है। तो जब भी हमें प्रोग्राम बनाना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हमें डायनेमिक बनाना होता है, रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेना। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं
तो वो यूजर से रन टाइम पे वो वैल्यू मांगे, इंटर वैल्यू ऑफ ए और इंटर वैल्यू ऑफ बी। और जो हम रन टाइम पे अलग अलग वैल्यू देंगे, हर बार आउटपुट अलग अलग आएगा। तो अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि पाइथन में रन टाइम पे इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। और जितने भी अभी मैं असाइनमेंट दूंगा वो सारा रन टाइम पे इनपुट लेके ही आपको बनाना है, क्योंकि कभी भी हम स्टैटिक प्रोग्राम नहीं बनाते, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो, हाउ टू टेक इनपुट एट रन टाइम। लिख लो, ये चीज नोट कर लो। अब आपसे बोला जाएगा कि पाइथन में रन टाइम पे आपको इनपुट लेना है, तो रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए पाइथन में इनपुट नाम का फंक्शन बना दिया। सी में हम प्रिंटफ यूज करते थे, है ना, C++ में सी इन यूज करते थे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अलग अलग फंक्शन मिलेगा रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। तो पाइथन में रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट नाम का फंक्शन यूज करना होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब भी ये इनपुट लेता है स्ट्रिंग लेता है। आप इनपुट फंक्शन में भले ही आप होल नंबर दोगे, लेकिन होल नंबर को वो इंटीजर कंसीडर नहीं करेगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अगर आप डेसिमल भी दोगे तो भी उसको स्ट्रिंग मानेगा। यानी कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन की फंक्शनैलिटी जो डिफाइन कर दी है, वो बाय डिफॉल्ट जब भी इनपुट लेगा क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। अब मान लो आप इनपुट के थ्रू कोई भी इनपुट ले रहे हो, कोई आपने इंटीजर नंबर दिया और उसको वो क्या समझेगा, स्ट्रिंग। अब जब तक आप स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है ये भी नोट कर लो। forcefully change one data type to another data type are called typecasting, या इसी को टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। तो जब भी आप रन टाइम पे इनपुट लोगे, तो इनपुट के साथ साथ आपको टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो जब तक आप स्ट्रिंग को इंटीजर नहीं बनाओगे, स्ट्रिंग को फ्लोट नहीं बनाओगे, तब तक आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग में
हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसको प्रैक्टिकल करके देखें। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. अब दो नंबर को जो हमने ऐड का प्रोग्राम बनाया था स्टैटिक, अब उसको हम डायनेमिक बनाना सीखें। यस सर। तो देखो कैसे करना है, अभी लिखना मत। अब जो मैंने यहाँ ए की वैल्यू फिक्स कर रखी थी और बी की वैल्यू फिक्स कर रखी थी, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, रन टाइम पे देंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट नाम का फंक्शन यूज करूंगा और इसके अंदर मैं मैसेज पास कर दूंगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए। मैसेज कुछ भी दे सकते हो ताकि यूजर को पता चल जाए कि करना क्या है। ये लाइन समझ में आया सबको? सेम यही लाइन बी में डाल देंगे, इंटर वैल्यू ऑफ ए। यहां तक समझ में आया सबको? अब जब मैं रन करूंगा और ए में मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा और बी में मैं फ्लोट वैल्यू डालूंगा, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि ए में जो मैं इंटीजर और फ्लोट दूंगा बी में वो लेगा तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कर नहीं सकते। तो देखो, मान लो मैंने ए में दिया 10 और बी में मैंने दे दिया 40.5। अब इसका आउटपुट आना चाहिए था 50.5। अगर दोनों को ऐड करेगा तो यही तो आना चाहिए ना, लेकिन इसका आउटपुट जो आएगा इन दोनों नंबर को वो कॉन्केटनेट कर देगा, है ना। स्ट्रिंग है ये, देखो इसने ऐड नहीं किया, दोनों स्ट्रिंग को इसने क्या किया, कॉन्केटनेट कर दिया। अब जब तक मैं ए को स्ट्रिंग से इंटीजर नहीं बनाऊंगा और बी को स्ट्रिंग से फ्लोट नहीं बनाऊंगा, तब तक आपका रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। तो अब हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं टाइप कास्ट करता हूं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे INT लिख दो, पूरे को होल पैरेंथेसिस के अंदर ले लो। इसका मतलब अब ए में जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसको स्ट्रिंग से वो इंटीजर बना देगा। ठीक है, टाइप कास्ट हो गया। और यहाँ पे फ्लोट दे दूंगा। तो जब भी आपको रन टाइम पे इनपुट का प्रोग्राम बनाना होगा पाइथन में, हमेशा आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। बिना टाइप कास्ट के आप प्रोग्राम बना नहीं सकते। अब देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, कुछ भी वैल्यू दो। अब आपका प्रोग्राम डायनेमिक बन गया ना, हर बार मैं अलग अलग वैल्यू दूंगा, हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा। तो ये वाला प्रोग्राम बेस्ट है ना। ये देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। अब जितनी बार मैं रन करूंगा हर बार मैं अलग अलग वैल्यू दे सकता हूं। तो डायनेमिक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं सबको समझ में आया? नोट डाउन कर लो, सिंटेक्स सही सही लिखना। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी को ना समझ में आ रहा है तो पूछ लो। आगे चल के जितने भी हमें प्रोग्राम बनाने हैं पाइथन में, सब रन टाइम पे इनपुट लेके ही बनाना है। स्टैटिक प्रोग्राम कभी नहीं बनाते। सर हाँ, सर ये जो फ्लोट है इसमें हम इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं कोई, अगर हमने फ्लोट लिखा है तो? वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद। इसको नोट कर लो पहले। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी? नो सर। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो।
क्योंकि इसी के बेस पे मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, 10 असाइनमेंट। ठीक है, और मंडे आप लोग बना के दिखाओगे, आप लोग ना लैपटॉप लेके आना। सर जो ऑनलाइन कर रहे हैं मेरे को स्क्रीन आना शेयर करके दिखाना है आपको। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। आप देखो, एक इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने ए में इंटीजर बनाया इसको और गलती से रन टाइम पे ए में अगर आपने डेसिमल नंबर दे दिया तो तुरंत एरर आ जाएगा। इंटीजर में कभी भी डेसिमल नंबर आप नहीं दे सकते, लेकिन फ्लोट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्लोट में आप इंटीजर वैल्यू दो या डेसिमल वैल्यू दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, हो जाएगा, सही करो। ये आया समझ में सबको? यस सर। तो फ्लोट में अगर आपने इंटीजर वैल्यू दे भी दिया तो फोर्सफुली वो फ्लोट बना देता है। तभी भले ही हम दे रहे हैं 20, लेकिन वो ले रहा है 20.0, तभी आउटपुट आपका क्या आया? फ्लोट आया। तो फ्लोट में प्रॉब्लम नहीं आती, ये याद रखना। फ्लोट में आप होल नंबर दो या डेसिमल नंबर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इंटीजर में आपको हमेशा होल नंबर ही देना है, डेसिमल नंबर नहीं देना। तो अगर आपको मान लो कंफ्यूजन हो कि इंटीजर देना है कि फ्लोट देना है, तो दोनों को फ्लोट बना दो। अब अगर दोनों को फ्लोट बना दिया तब तो प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर है ना। आप दोनों में इंटीजर वैल्यू दो या दोनों में फ्लोट दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस अब दोनों में आप इंटीजर दो या दोनों में फ्लोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉपर काम कर रहा है। तो रन टाइम पे इनपुट कैसे लेते हैं सबको समझ में आ गया या नहीं आया? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। तो जब भी आपको रन टाइम पे इनपुट लेना होगा, आपको इनपुट फंक्शन यूज करना होगा, और इनपुट फंक्शन के साथ साथ आपको टाइप कास्ट करना मैंडेटरी है। बिना टाइप कास्ट किए आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जब भी इनपुट लेता है स्ट्रिंग लेता है। यहां तक कोई डाउट किसी को? अनीता आया समझ में? यस सर। अब इसी के बेस पे मैं 10 असाइनमेंट दे रहा हूं, ठीक है? देख लो असाइनमेंट है क्या। और ये असाइनमेंट मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा आज, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एक बार सारे असाइनमेंट 1 बाय 1 पढ़ लो, बहुत इजी से है। और सारा रन टाइम पे इनपुट लेके बनाना है। आइडल पे अलग अलग फाइल बनाते जाना है ना। एक फोल्डर बना लेना पाइथन असाइनमेंट्स के नाम से, और उस फोल्डर में अलग अलग फाइल बनाते जाना, और ऊपर कमेंट भी लिखते जाना। यही वाला लाइन कमेंट, प्रोग्राम है क्या। एक बार 1 बाय 1 सारे प्रोग्राम रीड कर लो, कोई ना समझ में आए तो पूछ लेना। एरिया ऑफ सर्किल के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 3.14 रख दोगे। 3.14 मल्टीप्लाई आर, और आर वेरिएबल में रेडियस रन टाइम पे इनपुट कर लेना। ये वाला प्रोग्राम मैं बना के दिखा दूं एक बार। एक बना के दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कैसे करना है ना। देखो, सबसे पहले मैंने रेडियस इनपुट कराया, आर नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसमें मैंने
रन टाइम पे रेडियस इनपुट कर लिया, इंटर एनी रेडियस, मैसेज कुछ भी दे सकते हो। यहां तक समझ में आया? अब मैं एरिया निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, एरिया 3.14 मल्टीप्लाई आर पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है, और इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं जो आपको बनाना है। ये देखो, समझ में आया कैसे करना है? नोट करिए। तो ऐसे ही आपको रन टाइम पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ट्राई करना। 2-3 बन जाता है तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं मंडे इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है ना। तो एक बार गलती या सही आप लोग ट्राई करना, 2-3 भी बन जाता है तो बहुत है। मंडे में इसको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। अनीता, आया समझ में कैसे करना है? यस सर, यस सर। यस, कोई डाउट? नो सर। अर्जुन, आ रहा है समझ में? यस सर। थोड़ा थोड़ा आप लोग को सिस्टम पे टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी होगा। अरे जाने लगे क्या अभी? अभी क्लास खत्म कहाँ हुई? क्लास तो अभी चली रही है। ज्यादा हो गया क्या आज? आप लोग तो पैक करके भागने लगे। असाइनमेंट दे दिया ना। तो असाइनमेंट तो मैं दे नहीं रहा था, आप ही लोगों ने बोला तो मैंने दे दिया। मैं तो मंडे देने वाला था, हैं? अब मंडे दे देता। सब कह रहा है। तो मैंने जान के बोला था कि 3 दिन आप लोग पहले प्रैक्टिस करते, फिर मैं मंडे असाइनमेंट देता। हाँ, तो आज असाइनमेंट दूं या मंडे दूं? सर आज ही दे दो। हाँ देखो, अब बाकी का असाइनमेंट देख लो। वैसे उतना ज्यादा टफ है नहीं, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करोगे तो बन जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ पूरे विड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कर लोगे। तो आप एक एल वेरिएबल में लेंथ इनपुट कर लेना रन टाइम पे, और डब्ल्यू वेरिएबल में विड्थ इनपुट कर लेना, और ए इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, और उसके बाद डिस्प्ले कर देना। तो इजी है, इतना ज्यादा हार्ड है नहीं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइड इनटू साइड होता है ना। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लेना, एल मल्टीप्लाई एल, है ना। अब क्यूब निकालने के लिए क्या करना है? कोई भी एक वेरिएबल में एक वैल्यू ले लेना। मान लो सी वेरिएबल ले लिया, सी मल्टीप्लाई सी, क्यूब निकल गया। 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर निकल गया। इजी है। अब आपको रन टाइम पे 5 नंबर इनपुट करना है और उसका टोटल और एवरेज निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? जो 5 अलग अलग वेरिएबल में आपने इनपुट लिया, मार्क्स सबको ऐड कर दोगे, एग्रीगेट आ जाएगा, और डिवाइड बाई 5 कर दोगे, एवरेज आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड है नहीं, बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें क्या करना है? रन टाइम पे बेसिक सैलरी इनपुट करनी है, और बेसिक सैलरी के बेस पे ना आपको डीए निकालना है ना। और डीए जो निकालना है वो 10% निकालना है, एचआरए 20% निकालना है, टीए 5% निकालना है। और जब आप सबको ऐड कर दोगे तो नेट सैलरी आ जाएगी। तो नेट सैलरी का मतलब क्या होता है? नेट सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए
प्लस HRA प्लस TA, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, DNS अलाउंस मिलता है ना, तो वो सारा ऐड कर दोगे तो आपका नेट सैलरी आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो थोड़ा थोड़ा आप लोग ट्राई करना, अगर प्रॉब्लम आती है तो मंडे में सब सारा बताऊंगा, है ना। Yes, sir. और नीचे वाले में ये वाला फॉर्मूला बस अप्लाई करना है आपको, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। गूगल में सर्च करना, मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। सेल्सियस के फ़ारेनहाइट बनाना हो, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बनाना। तो बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक असाइनमेंट्स हैं 10, उस पे आप लोग थोड़ा ट्राई करते हो तो जितना मैंने आज बताया है वो सिंटेक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन यूज नहीं करना, सब लॉजिक बना के करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो आज आप लोग जो है नीचे जाके गूगल क्लासरूम का वो लिंक लेके सब लोग ऐड हो जाना, तभी आप लोग को रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजें मिल पाएंगी। कल मैंने पाइथन का PDF भी उसमें अपलोड किया है Yes, ना, sir. ई बुक है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास हम मंडे करेंगे, तो मंडे पहले हम डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग को 3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवीजन करके नोट्स बनाना है ना। Yes, sir. चलो मंडे मिलते हैं। Thank you, sir.